मित्रों, किसी व्यक्ति में ग्लाइसेमिक कंट्रोल प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार से इंसुलिन आरंभ करें, कैसे उसकी डोजेस को बढ़ाएं जिससे कि एप्रोप्रिएट ग्लाइसेमिक कंट्रोल प्राप्त किया जा सके। आइए एक दूसरे केस के माध्यम से समझते हैं। यह हमारा सेकंड केस एक 65 ईयर ओल्ड मेल हैं जिनको 8 वर्षों से डायबिटीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, जिनका बॉडी मास इंडेक्स 27 अर्थात वो ओबीज हैं, जो मेटफॉर्मिन, ग्लिमिपेराइड, एकार्बोज ट्रिपल ड्रग थेरेपी पे हैं, एप्रोप्रिएट डोजेस पर हैं और इसके बावजूद उनका फास्टिंग ग्लूकोज वैल्यू 143 है, परंतु आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर लंच 276 और 257 मिलीग्राम परसेंट है, जो कि काफ़ी अधिक है। इनका HbA1c भी 8.5% है। तो प्रश्न यह उठता है, क्या इस व्यक्ति को इंसुलिन की आवश्यकता है? यदि है तो हम इंसुलिन कैसे आरंभ करें, उसकी डोजेस को कैसे टाइट्रेट करें और इन ओरल एजेंट्स को जब हम इंसुलिन आरंभ करें तो इनको किस प्रकार से हमें क्या क्या चेंजेस इसमें प्राप्त करने हैं। जो सर्वप्रथम पहला प्रश्न आता है वह यह है कि हम किसी व्यक्ति में कौन सा इंसुलिन रेजिमेन आरंभ करें। एक इंसुलिन रेजिमेन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बेसल इंसुलिन रेजिमेन, और एक दूसरा पॉपुलर इंसुलिन रेजिमेन है प्रीमिक्स ट्वाइस डेली इंसुलिन रेजिमेन। तो आइए समझते हैं इस व्यक्ति के लिए इन दोनों में से कौन सा रेजिमेन अधिक उपयुक्त होगा। सर्वप्रथम हम इनकी HbA1c की मदद लेते हैं। मोनियस डाटा के अनुसार हम यह जान चुके हैं कि यदि HbA1c वैल्यू बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड होगी 10% के आसपास, तब उसमें पोस्ट प्रैंडियल का हाइपरग्लाइसीमिया का कंट्रीब्यूशन अधिक होगा। इसके मुकाबले यदि HbA1c वैल्यू कम होते होते नॉर्मल के पास 7% के पास आने लग जाए, तो जैसे जैसे HbA1c वैल्यू कम होती है उसमें पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया का कंट्रीब्यूशन कम और फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया का कंट्रीब्यूशन अधिक होता जाता है। अब इस व्यक्ति का HbA1c 8.5% है। ये इन दोनों की बीच की स्थिति हो गई, जिसमें इस डायग्राम के अनुसार आप देख सकते हैं कि फास्टिंग और पोस्ट प्रैंडियल का कंट्रीब्यूशन लगभग बराबर होता है। पोस्ट प्रैंडियल का थोड़ा अधिक कहा जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ हमें HbA1c से अधिक गाइडलाइन नहीं मिली। हाँ, यह अवश्य है कि हमें इंसुलिन की आवश्यकता पड़ेगी और कौन सी इंसुलिन प्रयोग में लानी है। आइए HbA1c को छोड़ के हम इसमें फास्टिंग PP ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज़ के अनुसार इसका डिसीजन लेते हैं। फास्टिंग ग्लूकोज वैल्यू 143 मिलीग्राम परसेंट है, जबकि आफ्टर ब्रेकफास्ट 276 बहुत ज़्यादा और आफ्टर लंच 257 और भी अधिक ज़्यादा है इस व्यक्ति में। तो इस प्रकार इस व्यक्ति को प्रिडोमिनेंटली पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया है। पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया के केसेस में हमें टारगेट अलग रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते, जैसे पहले केसेस में हम लोगों ने डिस्कस किया, कि यदि हम फास्टिंग वैल्यू को कम करेंगे तो जो बेसल प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म को नीचे लाकर हम उस पर पोस्ट प्रैंडियल एक्सकर्शंस भी नीचे ले आएंगे। यहाँ फास्टिंग वैल्यू हमारी बहुत हाई ना होके नॉर्मल से थोड़ा सा ही ऊपर है। तो अगर हम 143 वैल्यू को 110 ले आएंगे, अर्थात 33 मिलीग्राम परसेंट, हम 30 मिलीग्राम परसेंट अगर हम फास्टिंग वैल्यू कम कर रहे हैं तो पोस्ट प्रैंडियल भी लगभग 30 कम हो जाएंगी। तब भी 276 माइनस 30 246, जो कि बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इस प्रकार इस केस में हम फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया कम करके पोस्ट प्रैंडियल एक्सकर्शंस को नॉर्मल नहीं ला सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें कुछ बेसल सपोर्ट तो देना होगा जो कि फास्टिंग वैल्यू को कम करे, लेकिन साथ में पोस्ट प्रैंडियल वैल्यू को टारगेट करने वाला बोलस इंसुलिन का भी सपोर्ट देना होगा। तो इस प्रकार इस व्यक्ति में हमें बेसल प्लस बोलस या दोनों का कॉम्बिनेशन प्रीमिक्स इंसुलिन की आवश्यकता पड़ेगी। आइए समझते हैं कि इस प्रीमिक्स इंसुलिन को हम किस प्रकार आरंभ करते हैं। प्रीमिक्स इंसुलिन में बेसल और बोलस दोनों इंसुलिन का मिक्सचर है। बेसल इंसुलिन जो हमारी पॉपुलर एज ओल्ड मेडिसिन NPH इंसुलिन, और बोलस रेगुलर क्रिस्टलाइन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो कि 30-70 या पहले 40-60 के रेशियो में भी या 50-50 के रेशियो में उपलब्ध है।
तो 30-70 या 50-50 के रेशियो में बनने वाली ये प्री मिक्स इंसुलिन हम इनको आरंभ करते हैं। ध्यान रहे, जो बेसल इंसुलिन है उसका भोजन के साथ कोई खास रिलेशन नहीं होता, क्योंकि बेसल इंसुलिन लगने के 2-3-4 घंटे बाद कार्य करना आरंभ करती है। इसके विपरीत बोलस इंसुलिन वह लगने के, इंजेक्ट होने के 30 मिनट्स के अंदर कार्य करना आरंभ कर देती है। तो इस प्रकार से जब कभी भी हम प्रीमिक्स इंसुलिन को प्रयोग में ला रहे हैं, तब हम उसको भोजन के 30 मिनट पहले प्रयोग में लाएंगे। जबकि हम लोगों ने जब बेसल इंसुलिन पे डिस्कस किया था, तो बेसल इंसुलिन को हमने भोजन से कोई रिलेशन न रखते हुए रात में सोने के जो सबसे लेट टाइम है, बेड टाइम, उस पर हमने उसको इंजेक्ट किया था। तो प्रीमिक्स इंसुलिन को हम इसके रेगुलर कंपोनेंट के कारण, इसके शॉर्ट एक्टिंग कंपोनेंट के कारण भोजन के 30 मिनट पहले इंजेक्ट करेंगे। अब इस कर्व को यदि हम देखें तो इसमें प्रीमिक्स इंसुलिन के दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग दिखाया है। रेगुलर कंपोनेंट ऑरेंज कलर से, जो कि लगने के 30 मिनट्स में कार्य किया, 2 से 4 घंटे में पीक हुआ और फिर 6 to 8 आवर्स में उसका इफेक्ट समाप्त होने लगा। जबकि एनपीएच इंसुलिन 2 से 4 घंटे में कार्य करना आरंभ कर रही है, 6 to 8 आवर्स में पीक कर रही है और फिर 12 आवर्स के आसपास उसका इफेक्ट खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार प्रीमिक्स इंसुलिन को जब हम मॉर्निंग मील से 30 मिनट्स पहले लेते हैं, तो इसका जो रेगुलर कंपोनेंट है वह हमें पोस्ट प्रैंडियल वैल्यू को घटाने में मदद करता है। जबकि जो उसका एनपीएच कंपोनेंट है वो पूरे दिन काम करता हुआ थोड़ा इफेक्ट प्री लंच, थोड़ा पोस्ट लंच और थोड़ा प्री डिनर तक भी अपना इफेक्ट बनाए रखता है। तो इस प्रकार से प्रीमिक्स इंसुलिन को भोजन के 30 मिनट पहले मॉर्निंग मील के आरंभ करने के बाद आइए समझते हैं कि हम इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। डेफिनेटली, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि रेगुलर कंपोनेंट, शॉर्ट एक्टिंग कंपोनेंट के कारण से आफ्टर ब्रेकफास्ट पे काफ़ी अच्छा प्रभाव होगा, जबकि एनपीएच इंसुलिन के कारण से आफ्टर लंच और प्री डिनर वैल्यूज़ पर भी उसका रिडक्शन का इफेक्ट हमको मिलेगा। परंतु समय के साथ साथ हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे डायबिटीज़ पुरानी होती है, वैसे वैसे हमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। इस व्यक्ति के लिए अगर हम डिस्कस करें तो फास्टिंग 143 मिलीग्राम परसेंट थी। इस 143 को 110 लाने के लिए हमें केवल मॉर्निंग इंसुलिन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मॉर्निंग इंसुलिन हमारी इवनिंग तक काम करना समाप्त कर चुकी है। तो इस प्रकार यदि इस व्यक्ति में हमको प्रीमिक्स इंसुलिन भी दे देनी है, तो हमें 2 बार देनी होगी, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले और इवनिंग डिनर के भी आधा घंटा पहले। ये इवनिंग डिनर वाली जो वैल्यू, जो इंसुलिन है, यह हमारी फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने में मदद करेगी। और जैसे मॉर्निंग इंसुलिन ने हमारी आफ्टर ब्रेकफास्ट की वैल्यू को कम किया था, वैसे ही इवनिंग इंसुलिन का जो शॉर्ट एक्टिंग कंपोनेंट है वो आफ्टर डिनर की वैल्यू को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। आइए समझते हैं कि इस प्रकार से मॉर्निंग और इवनिंग 2 बार इंसुलिन देके हम इस इंसुलिन की डोजेस को कैसे अप टाइट्रेट करते हैं या कैसे इंटेंसीफाई करते हैं। मॉर्निंग इंसुलिन ब्रेकफास्ट के आधा घंटा पहले, इवनिंग इंसुलिन डिनर के आधा घंटा पहले। अब हमें जब भी टाइट्रेट करने के लिए इसमें सबसे पहले अगर हम वही पुराना फॉर्मूला रखें, फिक्स फास्टिंग फर्स्ट, तो हमें इवनिंग इंसुलिन को टाइट्रेट करना होगा फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया के आधार पर। तो आइए देखते हैं, जो हमारा पुराना टारगेट था कि फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया 90 to 120 मिलीग्राम परसेंट के बीच में कंट्रोल रखनी है। तो यदि फास्टिंग हमारी 90 to 120 है तो हम इवनिंग इंसुलिन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि 90 से कम जा रही है तो इवनिंग इंसुलिन को 2 यूनिट घटा देंगे। यदि फास्टिंग ग्लूकोज वैल्यू 120 से प्लस है तो हम इवनिंग इंसुलिन की 2 यूनिट बढ़ा देंगे। और यदि फास्टिंग 160 से भी प्लस है तो हम सोच सकते हैं कि 2 यूनिट की जगह 4 यूनिट हम इवनिंग इंसुलिन को बढ़ाकर उसको जो इंटेंसिफिकेशन है थोड़ा जल्दी कर लें। यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि 4 यूनिट्स काफ़ी कुछ पेशेंट्स में ज़्यादा भी हो सकता है और वहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, इस पर भी हमें सावधानी बरतनी होगी।
तो इस प्रकार से इवनिंग इंसुलिन से हम फास्टिंग ग्लूकोज वैल्यू को कंट्रोल करने के बाद अब हमें कंसंट्रेट करना है पोस्ट प्रैंडियल या सबसे पहले पोस्ट ब्रेकफास्ट ब्लड ग्लूकोज वैल्यू को। पोस्ट ब्रेकफास्ट वैल्यू हमारी मॉर्निंग इंसुलिन से कंट्रोल होगी। तो इस प्रकार अब हमें मॉर्निंग इंसुलिन की डोज को रेगुलेट करने के लिए पोस्ट प्रैंडियल या आफ्टर ब्रेकफास्ट ब्लड ग्लूकोज वैल्यू को देखना होगा। पुनः हमें समझना होगा कि हमारी जो टारगेट पोस्ट प्रैंडियल वैल्यू क्या है। नॉर्मली 100 to 140 मिलीग्राम परसेंट पोस्ट प्रैंडियल वैल्यू होती है। थोड़ा अलाउंस रखते हुए हमने अभी इनिशियल टारगेट 120 to 160 मिलीग्राम परसेंट का बनाया। तो इस प्रकार अगर 2 आवर्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ मील, नाश्ता शुरू करने के समय से ठीक 2 घंटे पर यदि हमारी पीपी वैल्यू 120 से 160 के बीच में है तो हम मॉर्निंग इंसुलिन को नहीं छेड़ेंगे, हम उतनी ही रखेंगे। लेकिन अगर ये 120 से कम है तो हम अगले दिन से, इस दिन तो इंसुलिन लग चुकी है आज की, तो यदि हमने आज मॉर्निंग इंसुलिन ली, आज आफ्टर ब्रेकफास्ट वैल्यू देखी वो 120 से कम है, इसका अर्थ हुआ कि हमारी मॉर्निंग इंसुलिन की डोज ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट डे यानी कल सुबह से हम उसकी डोज को 2 यूनिट घटा देंगे। इसके विपरीत यदि हमने देखा कि आफ्टर ब्रेकफास्ट वैल्यू 160 से ज़्यादा है तो अगले दिन से हम मॉर्निंग डोज की 2 यूनिट्स बढ़ा देंगे। हम यह भी सोच सकते हैं कि इस प्रोसेस को और तेज करने के लिए, जल्दी कंट्रोल प्राप्त करने के लिए यदि 200 से भी ऊपर पोस्ट प्रैंडियल वैल्यू है तो बजाय 2 यूनिट बढ़ाने के हम इसको 4 यूनिट्स एक साथ बढ़ाएं। तो इस प्रकार से 120 to 160 पोस्ट प्रैंडियल वैल्यू रहती है तो हम डोजेस को सेम रखेंगे। 120 से कम आने पे 2 यूनिट घटा लेंगे अगले दिन से मॉर्निंग डोज में, और अगर पीपी वैल्यू 160 से प्लस है तो अगले दिन से मॉर्निंग डोज को 2 यूनिट्स बढ़ाएं। अगर पोस्ट प्रैंडियल वैल्यू 200 प्लस है तो अगले दिन से मॉर्निंग वैल्यू को 4 यूनिट्स बढ़ाएं। तो इस प्रकार से हम पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज वैल्यू के आधार पर हम मॉर्निंग की इंसुलिन की डोज को मॉडिफाई करते हैं। तो अंत में जो बहुत आवश्यक मैसेज है, जिस बात को हम समझें और जिस बात को हम कभी ना भूलें, वह यह है कि इंसुलिन की डोज एडजस्ट करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि ग्लूकोज वैल्यू किस समय ऊपर जा रही है, किस समय नीचे जा रही है। हमें हमेशा जो इंसुलिन जिस वक्त प्रभाव उत्पन्न हो रहा है उसके पहले जिस वक्त इंसुलिन जो लगी है उसकी डोजेज में परिवर्तन करना है, न कि जिस वक्त हम देख रहे हैं कोई चेंज हुआ उसके बाद की इंसुलिन में। देखिए अक्सर क्या होता है, अक्सर हमारे पेशेंट्स जब मॉर्निंग शुगर चेक करके देखते हैं, उन्होंने देखा फास्टिंग शुगर 200 आई और ये तो बहुत ज़्यादा है, वो मॉर्निंग इंसुलिन की डोज बढ़ा देते हैं। अब वो क्या हुआ, जो 200 आई वो इवनिंग इंसुलिन के प्रभाव में आई और हमने बढ़ा दिया मॉर्निंग इंसुलिन की डोज। मॉर्निंग इंसुलिन की डोज पूरे दिन काम करेगी, फास्टिंग ग्लूकोज पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी। इस प्रकार से हमारी फास्टिंग ग्लूकोज वैल्यू तो कंट्रोल नहीं होगी, लेकिन डे टाइम हाइपोग्लाइसीमिया के चांस बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार जब हमारे दिन में कभी ब्लड ग्लूकोज वैल्यू लो होने लग गई तो हमने कहा ये तो ग्लूकोज कम जा रही है, हमने इवनिंग की इंसुलिन की डोज घटा दी, बिना यह समझे कि अगर डे टाइम हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो वो मॉर्निंग इंसुलिन से है। तो हमें करना था अगले दिन से मॉर्निंग इंसुलिन को कम, लेकिन घबरा के हमने इवनिंग इंसुलिन को घटा दिया। तो पुनः इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जिस समय ग्लूकोज की वैल्यू कम या ज़्यादा है उस समय के पहले वाले इंसुलिन को, क्योंकि पहले इसके समय जो इंसुलिन लगी है वही उस समय काम कर रही है, तो ग्लूकोज कम या ज़्यादा होने पर उसके पहले के समय जो इंसुलिन लगी है उसकी डोजेस में हमें यह घटाना या बढ़ाना, अप टाइट्रेशन या डाउन टाइट्रेशन करना है, ना कि उस समय के बाद लगने वाली इंसुलिन में। हाँ, यह किया जा सकता है कि मॉर्निंग फास्टिंग ग्लूकोज वैल्यू हमने देखा बहुत कम आई, 55, 60। अब अगर हम मॉर्निंग डोज उतनी ही लगाएंगे तो पहले से ही हाइपोग्लाइसीमिया है, बाद में भी हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले उस पेशेंट को करेक्ट कर लें, करेक्शनल डोज ऑफ कार्बोहाइड्रेट देकर उसकी ब्लड ग्लूकोज वैल्यू नॉर्मल ले आए और उसके बाद हम इंसुलिन
का प्रयोग में लाएं। दूसरी चीज़, इंसुलिन लगने के बाद हम हाफ एन आवर का गैप देते हैं जिससे वो इंसुलिन प्रभावी हो जाए, तब खाना देते हैं। अगर हमारी शुगर पहले से हमारी ग्लूकोज वैल्यू कम है, तब हम इंसुलिन लगाने के बाद हाफ एन आवर का गैप उस समय के लिए अवॉइड कर लें जिससे कि हमारी ग्लूकोज वैल्यू और कम ना जाए। तो इस प्रकार से हम जो इमीडिएट करने वाले एक्शंस हैं वो तो अलग है, लेकिन हमें जो डोज एडजस्टमेंट है वह हमेशा जिस समय हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है उसके पूर्व वाली इंसुलिन की डोज में ही करना है, ना कि उसके बाद के समय की इंसुलिन में। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने इस केस में यह समझा, यह जाना कि यदि पोस्ट प्रांडियल वैल्यूज ज़्यादा हैं तो वह व्यक्ति बेसल इंसुलिन के लिए एक एप्रोप्रिएट कैंडिडेट नहीं है। पोस्ट प्रांडियल वैल्यूज जहाँ ज़्यादा हो वहाँ पे हमें शॉर्ट एक्टिंग कंपोनेंट इंसुलिन भी देनी होगी। तो इस प्रकार से या तो हम उनको बेसल और बोलस डोजेज अलग अलग दें इंसुलिन की, या हम बेसल बोलस की प्री मिक्स इंसुलिन दें, जिसको हम बिफोर ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर, बिफोर डिनर हाफ एन आवर देकर हम प्रॉपर कंट्रोल में ला सकते हैं। इस समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जब हम रेगुलर कंपोनेंट, शॉर्ट एक्टिंग कंपोनेंट ऑफ इंसुलिन भी दे रहे हैं पोस्ट प्रांडियल कंट्रोल के लिए, इस समय उस पेशेंट की ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक मेडिकेशंस में सल्फोनिलूरियाज या मेग्लेटिनाइड को हटाना होगा। मेटफॉर्मिन जो इंसुलिन सेंसिटाइजर है चलता रहेगा, ग्लूटाथोन जो इंसुलिन सेंसिटाइजर हैं चलते रहेंगे, एक अर्बोस यदि आवश्यकता हो चलती रहेगी। सल्फोनिलूरियाज हटाकर हम तब उसको प्री मिक्स इंसुलिन ट्वाइस अ डे बिफोर मील आरंभ करें, जिससे कि उस पेशेंट को एक एप्रोप्रिएट ग्लाइसेमिक कंट्रोल में लाया जा सके।